आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रूथ और मैं हूं आपके साथ अनुजा रावत। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जो बार बार यही कह रहे हैं इंटरनेशनल मंच पर कि मैंने इतने देशों के बीच इतने युद्ध रुकवा दिए हैं। लेकिन हम सिर्फ 2 युद्धों की यहाँ बात करेंगे और आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर एक बार फिर हमारे साथ आई ऑफ ट्रूथ के साथ है और उनसे हम चर्चा करेंगे कि 2 युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, लगातार चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध को रुकवा चुका हूं, मैं रुकवा रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो अंदर की खबरें क्या है, अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और क्या वास्तव में जो इंटेंशन है अमेरिका के प्रेसिडेंट की इन युद्ध को रुकवाने की, क्या वास्तव में इंटेंशन है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सर, सबसे पहले जो मैंने बोला कि ट्रंप जी बार बार दोहरा रहे हैं इंटरनेशनल मंच पे कि मैंने बहुत सारे युद्ध रुकवा दिए, पाकिस्तान और भारत का श्रेय भी ले रहे हैं, लेकिन हम अभी आज बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन की। और जो ताज़ा हालात देखने को मिल रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, एक दूसरे देश लगातार आपस में हमले कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्या एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं मैं युद्ध रुकवा रहा हूँ और दूसरी तरफ हमले बढ़ रहे हैं? देखो, हमले तो बढ़ते रहेंगे क्योंकि रशिया जो है किसी हालत में 4 साल हो चुका है जी। रशिया के कम से कम 1 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं और कम से कम 3 गुना ज़्यादा जो है घायल हो चुके हैं। रशिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बैठ गई है। 40% उसकी रिफाइनिंग कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है। काफ़ी बड़े पैमाने पर उसके टैंक्स, उसके भक्तबंद गाड़ियाँ, उसकी आर्टिलरी, उसके S-400 सिस्टम, S-300 सिस्टम और हवाई जहाज नष्ट हुए। बड़े पैमाने पर रशिया जो है काफ़ी ज़्यादा पिटा है क्योंकि दिसंबर 2022 के बाद में वास्तव में डोनेट्स्क एरिया और लुहांस्क में उसने 1% से ज़्यादा ज़मीन कैप्चर नहीं की। जब ज़मीन कैप्चर करता है ड्रोन्स के माध्यम से यूक्रेन उसके जवाबी हमला करता है और रशिया के ट्रुप्स को नष्ट कर देता है। बहुत बड़ी बात सर आपने यहाँ बोली है कि 2022 के बाद 1% से ज्यादा जो है लैंड ऑक्यूपाइड नहीं किए। रशिया दावे तो बहुत कर रहा है, लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि रशिया इतनी बड़ी कंट्री है और जो आर्म्स उसके हैं, जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा एडवांस है। ऐसे में यूक्रेन कैसे इतनी बड़ी तादाद में लगातार युद्ध कर रहा है? कहाँ से सपोर्ट इतना जबरदस्त मिल रहा है? यूक्रेन को 31 कंट्री जो सपोर्ट कर रही है। बाइडेन जब थे तो उसमें अमेरिका भी शामिल था। अमेरिका ने कम से कम उनको कई बिलियन डॉलर्स के, कई 100 बिलियन डॉलर्स का मुफ्त में जब वेपन्स दिए, मॉनिटरी एड दिया। जब से ट्रंप आए उन्होंने मॉनिटरी एड बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि बाइडेन जो थे बड़े पैमाने पर मुफ्त में सब कुछ दे रहे थे, मैं मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर यूरोप जो है उनसे वेपन्स खरीद के यूक्रेन को सप्लाई करता है तो मेरे को कोई इतराज़ नहीं। वो बेसिकली पैसा उसको चाहिए, उसको पैसा मिल रहा है और वो सारे के सारे वेपन जो है यूक्रेन के लिए यूरोप खरीद रहा है और यूरोप के लिए जो रशिया के फाइनेंसेस है, जो फंड्स जो है उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके रीबिल्डिंग के लिए, उसके रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, मॉनिटरी हेल्प के लिए और हथियारों के लिए। तो सर, अगर आप जो बता रहे हैं, अगर हम उसमें ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि वो युद्ध रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितने भी आर्म्स सप्लाई हो रहे हैं वो अमेरिका से हो रहे हैं, चाहे डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं बट इनडायरेक्टली जो भी अपनाई है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, अमेरिका उनको इनडायरेक्टली सप्लाई कर रहा है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की ज़बरदस्त कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से ये युद्ध को रुकवाए, क्योंकि उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज़। इस बार तो उनको नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन उनको अभी उम्मीद है कि अगले साल उसको जरूर मिल जाएगा। उन्होंने इसीलिए पुतिन के साथ अलास्का में बातचीत भी की, लेकिन उस बातचीत के समय जो उन्होंने प्रॉमिस किया वास्तव में वो कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ रशिया था, जिसको किसी प्रकार से ज़ेलेंस्की ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उन्होंने 28 क्या कहते हैं प्रोपोजल्स की पीस प्लान बनाई, जिसको उन्होंने कहा कि हमने रशिया से बातचीत किया, रशिया इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन जहाँ तक ज़ेलेंस्की का ताल्लुक था उसने उसको ठुकरा दिया। फ्रांस ने, जर्मनी ने, ब्रिटेन ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका जो है पुतिन के सामने बिक गया है, ये यूक्रेन के फेवर में नहीं है, यूरोप के फेवर में नहीं है। इसमें फिर चेंजेस किए हैं और चेंजेस अभी किए हैं कि जो रशिया ज़मीन क्लेम कर रहा है, जो उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, यूक्रेन कहता है उसको मैं सील करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी जो क्लेम है कि पूरा डोनेट्स्क है, पूरा लुहांस्क है, पूरे 4 प्रोविंसेस है, 2 प्रोविंसेस में के ज़्यादा उसने बड़े पैमाने पर कब्जा नहीं किया। 2022 के बाद उसने कोई खास कब्जा नहीं किया और वो कह रहा है कि जो ज़मीन उसने पकड़ ली है फॉर द टाइम बिंग उसको सील कर सकते हैं, बाकी नेगोशिएशन करेंगे। जी। लेकिन हम सॉवरेनिटी को नहीं करेंगे। फिर दूसरा था कि
किसी भी हालत में परमानेंटली नेटो का मेंबर, उसने कहा ये परमानेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेटो पे हम बात करेंगे बाद में। सर एक क्वेश्चन इसके बीच में से आ रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ट्रम्प चाहते भी हैं कि ये युद्ध रुके और नोबेल प्राइज क्योंकि उनको इस बार नहीं मिला, अगली बार, लेकिन एक डबल स्टैंडर्ड क्यों है कि एक तरफ वो युद्ध रुकवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो आर्म्स है वो लगातार वो सप्लाई कर रहे हैं। अगर वो सप्लाई ही खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि युद्ध रुकेगा ही? देखो, अगर सप्लाई खत्म हो जाती है तो साफ तौर पे अमेरिका जानता है कि यूरोप के ऊपर भी खतरा पड़ जाएगा। जी। यूरोप को खतरा है कि अगर यूक्रेन सरेंडर कर देता है और यूक्रेन बुरी तरह हार जाता है तो अगला टारगेट जो होगा वो यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज होंगी। हो सकता है जर्मनी भी और पोलैंड भी और हंगरी भी और कुछ और देश भी टारगेट पर हों। लेकिन ये नेटो के हिस्सा है और ना चाहते हुए वो भी ट्रम्प जो है रशिया को प्रेशर डालता है। एक बार कहता है कि मैं आर्म्स नहीं दूंगा, दूसरी बार कहता है मैं आर्म्स दूंगा, तीसरी बार कहता है कि ये पीस प्रपोजल है, फिर उसको मॉडिफाई करता है। लेवरोव कहते हैं कि हम किसी पीस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस रशिया को जो एम्स हैं वो अचीव नहीं होते। तो बड़े कंफ्यूजन बने हुए हैं इस समय, इंटरनेशनल मंच पे भी काफी कंफ्यूजन है, तो पॉलिटिक्स हर जगह चल रही है। सर नेटो की आप बात करें, जो रिसेंटली डेवलपमेंट सामने आया और जिस तरह से बजट जो है सुना है कंट्रीज ने बढ़ाया है क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका की तरफ से, तो क्या है इसके पीछे की? देखो, जब ट्रम्प 1-0 थे उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नेटो जो है या यूरोप जो है उसकी हिफाजत हो रही है अमेरिका के पैसे से। और उन्होंने कहा कि बड़ा लाजमी है कि यूरोप के हर देश जो है कम से कम 2% अपना जीडीपी डिफेंस के लिए खर्च करे। उस समय 0.7 से लेकर 1.2 या 1.3 था। अभी स्पेन को छोड़ के सारे यूरोपियन देश जो है 2% कर रहे हैं। अभी ट्रम्प कह रहे हैं कि आप 5% जीडीपी अपना इस्तेमाल कीजिए और सारे के सारे देश जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया अदर देन स्पेन कह रहा है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन मैं 3% तक ले जाऊँगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूरोप का जो रीआर्मामेंट है ट्रम्प की वजह से स्टार्ट हो गया है। और दूसरा जो है अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी जो है आने वाले समय में थोड़ी कम हो जाएगी। नेटो क्योंकि स्ट्रांग होगा आने वाले समय में। सर अगर हम दूसरे युद्ध की बात करें जो लगातार चल रहे इजराइल और गाजा के बीच, और ये भी ट्रम्प इंटरनेशनल मंच पे बहुत बार बोल चुके हैं कि वो युद्ध रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीच में सीजफायर कई बार हो चुके हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है देखा जाए तो। देखो, गाजा में सीजफायर तो हो चुका है लेकिन उस सीजफायर का उल्लंघन आए दिन जो है इसराइल कर रहा है और अमेरिका जो है उसको नजरअंदाज कर रहा है। तो वन साइडेड हो रहा है सर ये सीज जो उल्लंघन हो रहा है सर ये? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, डबल गेम है। अमेरिका साफ तौर पे चाहता है कि किसी भी हालत में गाजा के अंदर हमास को दोबारा उठने की शक्ति ना हो। जी। और हमास ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा। हमास ने ये भी साफ तौर पे कह दिया हम अपने वेपन्स को गिव अप नहीं करेंगे और वेपन्स को गिव नहीं करेंगे। और दूसरा हमास जो है अपने आप को गाजा से अलग नहीं करेगा। और जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल साफ तौर पे कहता है कि उन्होंने बंधकों को तो छुड़ा दिया है। जी जी। कुछ डेड बॉडीज भी दे दी गई है। वो आए दिन और हमला कर रहा है ये कह के कि पहले हमास उसको वायलेट कर रहा है, फिर वो कहते हैं हिजबुल्लाह कर रहा है, हौतीस कर रहे हैं और आए दिन वो अभी हौतीस के ऊपर हमला करते हैं, कभी लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करते हैं। और जहाँ तक गाजा का तो गाजा में तो आए दिन हमले हो रहे हैं इसराइल की तरफ से। जी। और ये इसराइल की तरफ से हमले जो हो रहे हैं इनमें बड़ी पैमाने पर रुकावट आ सकती है अगर अमेरिका इनको हर प्रकार से पैसा और वेपन देना बंद करे तो ये बात इसराइल पे भी लागू हो रही है, ये बात यूक्रेन पे भी लागू होती है अगर ऐसा हो। और घूम फिर के सर एक बार लास्ट क्वेश्चन यही है कि बातें ये भी चल रही है इंटरनेशनल मंच पे और ये इस तरह की खबरें भी आती है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश है कि युद्ध रुकवा देंगे वो नहीं हो रहा है, लेकिन बीच बीच में ये खबरें आती है कि नरेंद्र मोदी जी अगर चाहें और अगर वो आगे बढ़े तो ये युद्ध रुकवा सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की यहाँ क्या भूमिका है सर? देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर के सबसे बड़ा फायदा जो है कि वो इक्वली फ्रेंडली है हमास के साथ में भी, पैलेस्टीनियंस के साथ भी और नेतन्याहू के साथ भी। नेतन्याहू जो है उनकी बात सुनते हैं, हमास भी उनकी बात सुनते हैं। इसी माफिक रशिया के जो पुतिन है उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। ज़ेलेंस्की के साथ भी रहता है। वो यूक्रेन में भी गए, रशिया में भी गए और हर बारी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज का युग जो है लड़ाई का युग नहीं है और हर लड़ाई का हल जो है डायलॉग के माध्यम में है। और वास्तव में आज दुनिया को समझना शुरू हो गया। ट्रम्प को भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर रशिया का नुकसान हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल का नुकसान हुआ है। वास्तव में अभी समय आ गया है युद्ध को रोकने का
हो सकता है कि बिहाइंड द सीन्स इंडिया सक्सेसफुल हो जाए, जहाँ तक अमेरिका नहीं हुआ। तो आपको लगता है सर कहीं ना कहीं अगर मतलब बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है और आने वाले समय में ये खबर मिल सकती है कि जो युद्ध है वो रुका है और उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है? अगर ये खबर साफ से उठ कर खड़ी हो तो इसके बहुत बड़े असर होंगे रशिया, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात को। डोनाल्ड ट्रंप किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इंडिया ने इसमें रोल प्ले किया। जी जी। वो तो सिर्फ कहेंगे कि मेरी वजह से और केवल मेरी वजह से युद्ध रुका है। युद्ध रुकना चाहिए, इसका क्रेडिट कोई भी ले, जी बिल्कुल। क्योंकि इसका जो नुकसान है पूरी ह्यूमैनिटी को है, पूरा ह्यूमन काइंड को है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी हैं। ऑयल प्राइसेस कभी ऊपर चलती है, कभी नीचे जाती हैं। फूड प्राइसेस, फर्टिलाइजर्स बढ़ गई हैं। ग्लोबल साउथ को सबसे बड़ा नुकसान है, जिसमें तकरीबन 80 से ज़्यादा देश हैं, और हिंदुस्तान इस समय ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पे उभरा है, और वो चाहता है कि ग्लोबल साउथ को नुकसान ना हो। जी, तो बात पूरी यही है। सर से बात हुई है, सर ने बताया भी है कि क्या क्या बातें चल रही, ईगोस टकरा रही है, लेकिन अंतिम बात यही है कि युद्ध रुकना चाहिए, चाहे वो किसी का भी प्रयास हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास के कारण रुके, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के कुछ प्रयास जो कर रहे हैं बिहाइंड द स्क्रीन, जैसा सर बोल रहे हैं, उससे रुके। युद्ध जरूर रुकना चाहिए, क्योंकि ये किसी दो देश के बीच का युद्ध नहीं है, ये इससे पूरा इंटरनेशनल चेन, जैसा कि सर ने बोला, हर तरह से जो उसमें प्रॉब्लम आ रही है और सफरिंग जो है वो लगातार बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सब जानकारी दी हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।